Hi students, तो दिस इज़ मीनू एज़ यू नो ऑल। तो अभी अपन शुरू करेंगे ज्वालामुखी का वितरण। हमने क्या पढ़ लिया था, उसके प्रकार पढ़ लिए थे, रिकॉल कर लेते हैं। उसमें एक सक्रियता के आधार पे था, एक उद्गार के आधार पे, एक उद्गार के समय के आधार पे और एक उद्गार के आधार पे। तो जो उद्गार के आधार पे थे वो दो टाइप के हमने पढ़े थे, एक केंद्रीय ज्वालामुखी और एक दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी। केंद्रीय में हमने पढ़े थे हवाइन द्वीप ज्वालामुखी, विशुवियस, वोल्केनो और भी दो तीन पढ़े थे। उसके बाद में हमने दरारी उद्गार के पढ़े थे। उसमें सिर्फ ये पढ़ा था कि जो लंबी दरार होती है और उसमें से ही जो लावा निकलता है वो दूर तक फैल जाता है, 250 से 350 या 400 किलोमीटर दूर तक फैल जाता है। तो उससे क्या होता है, पठारों का निर्माण होता है। फिर हमने सक्रियता के आधार पर पढ़े थे 3 प्रकार के, मृत या शांत ज्वालामुखी, जागृत या सक्रिय ज्वालामुखी और सुप्त या प्रसुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, जो सोए रहते हैं कभी भी जाग सकते हैं वो सुषुप्त, और जो मर चुके हैं वो मृत या शांत ज्वालामुखी, जो जिनका वापस उद्गार होने की कोई संभावना नहीं है। और उसके बाद में हमने पढ़े थे सक्रिय और जागृत, जिसके अंदर उद्गार समय समय पे होता रहता है, 15 मिनट में होता रहता है। जो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी था, जो स्ट्रोम्बोली तुल्य किस में आ जाएगा, केंद्रीय में आ जाएगा। और ये इसके अंदर एग्जाम्पल है किसका, जागृत या सक्रिय ज्वालामुखी का। तो अब हम देखेंगे विश्व वितरण। विश्व वितरण किसका, ज्वालामुखी का। सेम है भूकंप का और ज्वालामुखी का, कोई बड़ा मेजर नहीं है। बस ये याद रखना है कि जो परिप्रशांत पेटी है उसके अंदर ज्वालामुखी का बहुत ज़्यादा बड़ा भाग है, 2/3 भाग है। कितना, 2/3 भाग, जिस कारण उसे क्या कहते हैं हम, प्रकाश का स्तंभ। ठीक है, ज्वालावृत्त वहाँ बनता है। चलिए अब अपन स्टडी शुरू करते हैं अपनी। तो हम देखते हैं कि 3 टाइप के हमने बांटे थे, परिप्रशांत क्षेत्र, फिर दूसरा देखा था मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र, महाद्वीपीय क्षेत्र, फिर हमने देखे थे मध्य अटलांटिक क्षेत्र, मध्य अटलांटिक क्षेत्र। तो इन क्षेत्रों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। तो सबसे ज़्यादा तो पता ही है जैसा कि किस में होता है, परिप्रशांत में। भूकंप भी सबसे ज़्यादा वहीं आते हैं। परिप्रशांत में भी अगर हम बात करें तो इंडोनेशिया का जो एरिया है वहाँ सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ बना लेते हैं ऐसे ऐसे करके कुछ भाग है ना। ऐसे ऐसे करके मान लो, है ना। ये एशिया का भाग हो गया, यहाँ से थोड़ा, और यहाँ से क्या है, फिर ये अफ्रीका हो गया। और इधर अगर हम बात करें तो इधर हमारा फिर ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, अमेरिका आ जाता है। ऐसे ऐसे करके कुछ भाग हैं। और नीचे क्या है, यहाँ नीचे दिख नहीं रहा होगा ना, ऊपर छोटे बना लेते हैं, चलो छोटे बना लेते हैं। छोटे भाग बना लेंगे जिससे अपन को थोड़ा देखने में इजी रहे, है ना। तो देखिए ये भाग, और यहाँ पे क्या है, फिर अफ्रीका है। अब तो दिख रहा होगा, या इससे भी छोटा बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, कैमरे को दूर कर लेते हैं। ठीक है, उधर छोटे बना देंगे। और यहाँ क्या है, फिर ऑस्ट्रेलिया, है ना। इतना नज़दीक नहीं है, थोड़ा सा देख लेना। और यहाँ से फिर वो दक्षिणी अमेरिका, और यहाँ क्या है, अंटार्कटिका। अब दिख रहा होगा, आई होप। चलिए इतने में समझ में आ जाएगा, है ना।
और मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ये अंटार्कटिका। तो हम बात करेंगे सबसे पहले किसकी, परिप्रशांत पेटी की। किसकी, परिप्रशांत पेटी की। तो यहाँ ये क्या है, परिप्रशांत पेटी, ठीक है। तो इसके अंदर भूकंप आएंगे, ठीक है। तो कहाँ से शुरू हो गया, अंटार्कटिका से शुरू हो गया। अंटार्कटिका में कहाँ, किसकी बात कर रहे हैं हम, प्रशांतीय क्षेत्र की बात करें, परिप्रशांत की। तो देखिए यहाँ इरिबस से स्टार्ट होके, इरिबस पर्वत से शुरू होकर यहाँ किसके, एंडीज पर्वत के करीब चलता हुआ ऊपर कहाँ, रॉकीज पर्वत के करीब आता हुआ पहुँचता है, ठीक है। ये पेटी क्या कहलाती है, परिप्रशांत पेटी। कहाँ, अमेरिका में। और जो भाग आता है किसका, एशिया का पूर्वी भाग। तो यहाँ पे जो द्वीप है, ठीक है, जैसे जापान द्वीप हो गया, हवाई लैंड द्वीप हो गया, तो ये सारे किसके पार्ट हैं, परिप्रशांत पेटी के। तो ये वितरण आपको समझ में आया होगा। अगर हम इससे देखते हैं ना तो हमें जल्दी इजीली समझ में आता है। कितना तिहाई भाग, 2/3 विश्व का जो भूकंप वाले भाग है वो यही हैं। तो इसके अंदर अगर द्वीप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। फिर यहाँ सम्मिलित होकर फिर पश्चिमी तटीय भागों के सारे अलास्का तक पहुँच जाती है। और पूर्वी एशिया के पूर्वी तट पे हम बात करते हैं तो जापान द्वीप, फिलिपाइन द्वीप, ये सारे द्वीप हो जाते हैं यहाँ पे। कौन से, जापान द्वीप और फिलिपाइन द्वीप, पाइन द्वीप, हवाईयन द्वीप, द्वीप समूह, ये सारे किसके भाग हैं, परिप्रशांत पेटी के भाग हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी होने के कारण प्रशांत महासागर का ज्वालावृत्त कहलाता है ये, रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर। क्यों, क्योंकि यहाँ ज्वालावृत्त है सबसे ज़्यादा, तो इस कारण ये क्या कहलाता है, रिंग ऑफ फायर। अब बात करेंगे हम मध्य महाद्वीपीय पेटी की, महाद्वीपीय क्षेत्र। तो इसके अंदर देखिए कौन कौन से आएंगे, जो बीच के भाग हैं ये आएंगे यहाँ पे, ठीक है। भूमध्य सागर से, भूमध्य रेखा से ऊपर वाले 30 डिग्री या 40 डिग्री तक मान लीजिए जो भाग हैं वो आएंगे इसके अंतर्गत। एक चीज़ और देखिएगा, ये कौन से प्लेट के किनारे के कारण आता है, विनाशी प्लेट के किनारे के कारण, विनाशी प्लेट किनारे के कारण। और ये भी कौन सा, मध्य महाद्वीपीय, ठीक है। ये आता है अभिसरण के कारण ओनली कौन सा, जो मध्य अटलांटिक मेखला आएगी, मध्य अटलांटिक मेखला जो आएगी वो किसके कारण है, अपसरण के कारण, अपसरण के कारण। बाकी ये दोनों किसके कारण है, अभिसरण के कारण, ठीक है। यहाँ पे आने वाले भूकंप किसके कारण आएंगे, प्लेटों के अभिसरण के कारण, ठीक है, अभिसरण के कारण आएंगे क्या। और जैसे इनके टकराव होगा तो विनाशी प्लेट किनारे बनते हैं वो, तो वहाँ पे क्या, विनाशी प्लेट किनारों के कारण यहाँ पे ज्वालामुखी आते हैं। और यहाँ क्या होता है, अपसरण होता है। तो अब इसकी बात कर ले तो इसमें क्या क्या आ जाएंगे, आइसलैंड, स्कॉटलैंड, क्यों किसका है, मध्य महाद्वीपीय भाग है, ठीक है। तो यूरेशियन की जो प्लेट है, अफ्रीकन इंडियन प्लेट जो है, देखिए आइसलैंड हेक्ला पर्वत से प्रारंभ होता है, ठीक है। यहाँ हम मान लेते हैं आइसलैंड, यहाँ से हेक्ला पर्वत होते हुए इंडियन प्लेट, इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, ये जो एक नंबर क्या लगा दें, यहाँ 2 नंबर लगा देते हैं इनके आगे, तो जिससे आप समझ जाओगे, क्या समझ जाओगे कि मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र यहाँ है, ठीक है। और अगर बात करें तो कनारी द्वीप, स्कॉटलैंड, पश्चिमी द्वीप समूह की बात करें तो उपशाखा कहाँ चली जाती है, एक अफ्रीका में भी चली जाती है, स्पेन, इटली, ये सारी होती हुई काकेशिया तक पहुँच जाती है। जो हिमालय का पर्वत जो हमने उसमें देखा था वो सारी चीज़ें यही हैं। और इसके अंदर ज्वालामुखी कौन कौन से हैं, देखिए स्ट्राम्बोली, विसुवियस, एटना, ये सारे, क्योंकि इटली स्पेन का क्षेत्र आता है ना, इटली, स्पेन,
हिमालय, ये सारे क्षेत्र इसके अंदर आते हैं। तो इसके अंदर ज्वालामुखी भी कौन कौन से हैं देखिए, विसुवियस, स्ट्राम्बोली, एटना, ठीक है, ये सारे इसके ज्वालामुखी है। और भी जो भी इनके अंदर अफ्रीका के अंदर आते हैं, यहाँ पे आने वाले ज्वालामुखी, ठीक है, काकेकस तक पहुँचते हैं, काकेकस तक, ठीक है, इस क्षेत्र तक पहुँचते हैं। जो वर्मा क्षेत्र है वो भी इसके अंदर ही आएगा। ये पेटी तो क्या होगी, परिप्रशांत की पेटी होगी। और यहाँ बीच में जो भूकंप आते हैं वो सारे किसके अंदर आएंगे, मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। इसके अंदर और ज़्यादा कुछ बात नहीं करनी है। जो ईरान के देवबंद कोह और सुल्तान पड़े थे वो भी इसके अंदर आएंगे। बस इतना ही देखना, मेजर यही पोर्शन रहेगा। यही पूछे जाते हैं कि जैसे आपको दे दिया एटना ज्वालामुखी कौन सी पेटी के अंतर्गत आता है, तो कौन सी पेटी के अंतर्गत आता है, मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। देखिए बोरिंग लगता होगा, एक्चुअली ज्योग्राफी को जब तक समझने की कोशिश नहीं करते तब तक बोरिंग नहीं लगता है, लेकिन जैसे हम इसके उत्सुकता हमारे अंदर आ जाती है, ठीक है। क्यूरियोसिटी एक ऐसी चीज़ है जो हमें सीखने के लिए मजबूर कर देती है। जब तक वो आपके अंदर नहीं है जब तक आप नहीं सीख पाओगे, है ना। तो वो लाओ और वो देखो कि कहाँ क्या होता है हमारे अर्थ पे, तो उसके कारण हमारी ज्योग्राफी में इंटरेस्ट बढ़ेगा। और कुछ इंटरेस्ट तो एग्ज़ाम के कारण भी हमें बढ़ाना ही पड़ेगा। सब्जेक्ट ले लिया तो काम तो करना पड़ेगा, है ना। तो ये हो गया हमारा मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र। एक पूछ लेते हैं कि अपक्षरण वाली पेटी कौन सी है, जहाँ प्लेटों का अपक्षरण होता है तो वो पेटी कौन सी है, मध्य अटलांटिक मेखला है, ठीक है। अब वो कहाँ है, देखिए कहाँ है मध्य, यहाँ अटलांटिक भाग है, अंध महासागर भाग है, यही है। तो यहाँ की जो मध्य पेटी है वो क्या कहलाती है, मध्य अटलांटिक मेखला या फिर महासागरीय कटक ज्वालामुखी। इसको क्या कह देते हैं, महासागरीय कटक ज्वालामुखी, इसी का नाम है, ठीक है। तो ये पेटी कहाँ है, यहाँ अटलांटिक है। ये रब कर देती हूँ मैं, फिर सही से हो जाएगा, है ना। तो ये अटलांटिक का क्षेत्र है। अब इसका जो मध्य का भाग है, ये भाग यहाँ पे आने वाले भूकंप, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, मध्य अटलांटिक मेखला या मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी कहलाएंगे। किसके कारण आएंगे, अपक्षरण के कारण आएंगे, प्लेटों के डाइवर्जेंस के कारण आएंगे, डाइवर्जेंस के कारण आएंगे। और ये किसके कारण आएंगे, कन्वर्जेंस के कारण आएंगे, ठीक है। और विनाशात्मक किनारे होंगे प्लेटों के। ये चीज़ें इसके अंदर टॉपिक के अंदर मेन चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। एक भारत का एकमात्र बैंड ज्वालामुखी अगर हम बात करें तो किसके अंदर आएगा, देखिए कहाँ है, महाद्वीपीय पेटी के अंदर है, तो मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र के अंतर्गत वो आएगा बैरन ज्वालामुखी। तो यहाँ क्या होगा, भ्रंशन होगा, और जो भी उद्गार होगा वो किससे होगा, दरारी उद्भेदन से होगा। 1 मिनट गाइस। देखिए अब यहाँ पे क्या, जो मंडल है वो दुर्बल है, ठीक है। दुर्बल के कारण यहाँ पे क्या, दरारी उद्गार होगा, दरारी उद्गार होगा, और उसी से क्या होगा, ज्वालामुखी जो लावा है वो पृथ्वी पे आएगा, लावा का फैलाव होगा। तो कैसे चीज़ों का निर्माण होगा, पठारों का निर्माण होगा, ठीक है, पठारों का निर्माण होगा यहाँ पे। तो इसके अंदर देखिए कौन कौन से हैं, अगर हम बात करें तो एक 1783 से लौकी उद्भेदन के बाद 1974 का हेकला तथा 1973 का हेल्गा फेल उद्गार महत्वपूर्ण है यहाँ पे, ठीक है। एजोर द्वीप, सेंट हेलेना, उत्तरी आंध्र महासागर, सेंट हेलेना और एजोर द्वीप लिख लो इसमें, सेंट हेलेना
और एजोरी द्वीप। इन द्वीपों का निर्माण किससे हुआ है? दरारी उद्गार से हुआ है। और जब जैसे मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि मैप लेके बैठोगे, ये सारी चीज़ें आपको मैप में देखनी पड़ेगी। जो आप पढ़ोगे, आर्थिक भूगोल पढ़ोगे, इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ोगे, तो उसके अंदर आपको ये चीज़ें तो आपको मतलब टिप्स पे याद हो जानी चाहिए कि ये चीज़ यहाँ है, ये चीज़ यहाँ है, ये चीज़ यहाँ है। तो टॉपिक में जब भी आप पढ़ोगे तो आपके माइंड सीधा वहीं स्ट्राइक करेगा कि हाँ ये वहाँ है, ठीक है। तो आप वो चीज़ कभी नहीं भूलोगे। लेकिन अगर ऐसे रटोगे यूरेशियन, जापान, फिलिपाइन, घूम जाएगी चीज़। अब ये देखें, ये यहाँ से आप साफ पता चल रहा है ना, परिप्रशांत पेटी है, तो सीधी सीधी सी बात पता चल रही है कि यहाँ पे जो जापान द्वीप है, फिलिपाइन द्वीप है, इंडोनेशिया द्वीप है, हवाई द्वीप है, वो सारे इसके अंदर आएंगे, ठीक है। एक चीज़ मैंने बताई थी कि ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं, भूकंप सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं। यहाँ ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैंने एक बात और बताई थी कि जहाँ ज्वालामुखी आएंगे वहाँ भूकंप निश्चित तौर से आएंगे, क्योंकि प्लेटों का या तो अभिक्षरण होगा या फिर क्या होगा, उनका अपक्षरण होगा, तो जिसके कारण उनमें कंपन होगा, तो भूकंप वहाँ जरूर आएंगे। लेकिन ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ आते हैं, सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी कहाँ होती है, उद्गार कहाँ होता है, तो वो अलग अलग है दोनों। सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी तो आते हैं, भूकंप आते हैं यहाँ जापान में, और ज्वालामुखी कहाँ, इंडोनेशिया में। कहाँ? इंडोनेशिया में ज्वालामुखी। तो ये चीज़ याद रखिएगा, कहीं ये चीज़ सोच के कि जहाँ ज्वालामुखी आएंगे वहाँ भूकंप तो आएगा, तो सब सर्वाधिक ज्वालामुखी इंडोनेशिया में आते हैं, तो वहीं पे क्या होगा, भूकंप आएगा। ऐसा नहीं है, सबसे ज़्यादा भूकंप जापान में आते हैं। आई होप ये पोर्शन आपका क्लियर है। इसके अंदर मेजर कुछ नहीं है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो अभिसरण पेटी है वो कौन कौन सी है। विनाशी प्लेट किनारों के कारण आते हैं किसके अंदर, मध्य महाद्वीप के अंदर और परिप्रशांत पेटी के अंतर्गत। अब हम थोड़ा सा कारण देख लेते हैं कि किस कारण से ज्वालामुखी का उद्गार होता है। ये क्या आ गया बीच में ये भी स्टडी करा, देखो ज्योग्राफी की, तो आप लोगों को भी करनी चाहिए। अब हम थोड़े से कारण देख लेते हैं ज्वालामुखी की उत्पत्ति के कारण क्या हैं, किस कारण से ज्वालामुखी का उद्गार होता है। पहली बात तो हमें पता है क्या, प्लेट विवर्तनिकी का इसका एक कारण है, ठीक है। फिर हमें पता है कि नीचे जो भी हलचल होती है, दाब लगता है, वो उन सभी के कारण क्या आता है, ज्वालामुखी आता है। देखिए टॉपिक डालिए, ज्वालामुखी उत्पत्ति के कारण। ज्वालामुखी उत्पत्ति के कारण। तो एक तो मैंने आपको बताया प्लेट विवर्तनिकी, दूसरा लिखो दाब क्षेत्र। देखो प्लेट विवर्तनिकी में क्या होगा, अभिसरण और अपसरण होगा, जिसके कारण क्या होगा, उद्गार होगा। एक लिखो हॉटस्पॉट थ्योरी, ये तीन इसके मेजर कारण हैं, ठीक है। प्लेट विवर्तनिकी में अभिसरण और अपसरण होगा, जिसके कारण क्या आएंगे, ज्वालामुखी। और हॉटस्पॉट में क्या आएगा, तो ये किनारों पे आएंगे, अभिसरण व अपसरण के कारण उत्पन्न होता है। तो विनाशी प्लेट किनारा बनता है, क्या, विनाशी प्लेट किनारे पे आते हैं। और इसमें क्या होगा, हॉटस्पॉट थ्योरी में क्या होगा कि ऐसे भूकंप जो किनारों पे नहीं आते हैं, जिनकी उत्पत्ति किनारों पर नहीं होती, तो वे ज्वालामुखी किसके अंतर्गत आते हैं, हॉटस्पॉट के अंदर आते हैं, ठीक है।
अभी ये मेन टॉपिक अपन ने इसका पढ़ लिया है बुक। अब आपकी बात शुरू होती है कि आप लोग बुक उठा के कितना देखते हो इसके अंदर। जब एक चीज़ इसमें दाब में क्या हो जाएगा कि ऊपर जितना भी दाब आएगा चट्टानों का, ठीक है, जैसे पानी वगैरह आ गया, तो नीचे की चीज़ क्या होगी, जो मैग्मा है वो इधर उधर फैलने लगेगा तो उसे जगह निकलने के लिए जगह चाहिएगी, और जहाँ उसको दुर्बल चट्टानें मिलेगी, रॉक्स मिलेगी, वो वहीं से उसको तोड़ करके निकल जाएगा। तो मैग्मा आता है ऊपर, क्या कहलाता है, लावा कहलाता है। ठीक है गाइज, ये अपना टॉपिक ज्वालामुखी का कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में हम चट्टानों का टॉपिक देखेंगे, और चट्टानों के बाद हम जो हमने कृत्रिम देखे थे कि वो क्या क्या चीज़ें हैं जो क्या इंटीरियर स्ट्रक्चर को अर्थ के प्रभावित करती हैं, जैसे दाब, ताप, आयतन, द्रव्यमान, घनत्व, इनकी बात करेंगे। तो जो मेजर पोर्शन थे, जो अलग से पोर्शन थे इंटीरियर स्ट्रक्चर के बाद अर्थक्वेक और वॉल्केनो टॉपिक दे रखे थे आपके, वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब इंटीरियर स्ट्रक्चर के ही टॉपिक चल रहे हैं ये, लेकिन वो अलग से भी दिए हुए हैं, तो वो वैसे कंप्लीट हो रहे हैं। तो गाइज कीप सपोर्टिंग मी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।